आदाब, नमस्ते, मैं कमरुद्दीन बिहारी। आज लाइव आने के एक खास मकसद है। अरब कंट्रियों में फंसे हमारे बिहार के लोगों के लिए एक खास संदेश। हमारी बिहार गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो नीचे चल रहा, ये हेल्पलाइन नंबर है बिहार सरकार की। जो लोग गल्फ कंट्रियों में हैं, रास्ते बंद हो गए हैं युद्ध के कारण, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो जंग जारी है उस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ खास बात जो आज मैं देख रहा था, हिसाब लगा रहा था बैठ के, इसके नुकसान और फायदे क्या होते हैं। फर्स्ट टाइम में जब अमेरिका ने हमला किया था इराक पे, तो हमारे देश के कुछ उठाई गिर टाइप के लोग जश्न मना रहे थे कि अब ईरान भी गाजा बनेगा। मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जश्न मना रहे थे कि ईरान भी गाजा बनेगा। अभी ईरान किसको किसको गाजा बनाएगा पता नहीं है। एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में एक जगह है सांगली। सांगली से अंगूर का एक्सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ एक कंट्री की बता रहा हूं मैं, दुबई की बता रहा हूं। दुबई में जो हमारे देश से अंगूर जाता है 2500 करोड़ का, 2500 करोड़ रुपए का अंगूर जाता है सिर्फ सांगली से दुबई के लिए। अब रास्ते बंद हो गए, अंगूर जितने हैं कोल्ड स्टोर में ब्लॉक कर दिएगा, जाम कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि कोल्ड स्टोर में कितने अंगूर जमा कर सकते, कितने अंगूर रख सकते हैं, उसकी भी कुछ लिमिट है। और जिन किसानों को जगह नहीं मिलेगी अंगूर रखने की कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि तकरीबन सारे कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं, तो बाकी अंगूरों को क्या करेंगे, वो खराब होगा। तो ये नुकसान किसका है? हमारे भारत का ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो लोग खुशियां मना रहे थे, इस पर भी कुछ कहें, वो अपनी राय रखें कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मैं सिर्फ सांगली से अंगूर की बात बताया, मैं 2500 करोड़ रुपए के नुकसान रास्ता बंद होने से सिर्फ दुबई में जाता है। ये बाकी देशों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक देश की बता रहा हूँ। दुबई में जाता है 2500 करोड़ का अंगूर, जो अब घाटे में चल रहा। इसके अलावा नासिक से, महाराष्ट्र के जिला नासिक, नासिक से प्याज, महाराष्ट्र वाले कांदा बोलते हैं, प्याज भी अंगूर जाते हैं, दुबई जाता है अंगूर के साथ साथ। रास्ते बंद हो गए, अब ये प्याज भी जाम हो गया, अंगूर तो जाम हुआ ही हुआ। तो ये नुकसान है कि फायदा है, जरा बताएंगे ये जो लोग उधम मचा रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा मैं बताया कि हमारे देश का जो नुकसान जा रहा। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पे। जो लोग फंसे हैं, खास करके हमारे बिहारी मजदूर, उनके लिए संदेश। हमारे बिहार सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो हमारे स्क्रीन पे चल रहा। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं गल्फों में फंसे हुए, वो हमारे बिहार सरकार से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। बिहार सरकार से सहायता मिलेगी, जो भी संभव हो सके
हमारी बिहार सरकार आपकी मदद में आगे आएगी। जो भी जरूरत समझते हैं वो संपर्क करें बिहार सरकार के इस हेल्पलाइन नंबर से। वीडियो बनाने के खास मकसद और भी है। ईरान का ये जंग कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है ये शिया और सुन्नी का जंग है। तो भाई आप लोग शिया और सुन्नी के चश्मा उतार फेंकिए। ये शिया और सुन्नी का जंग नहीं है। आप लोगों को याद होगा इराक के साथ ईरान की लड़ाई बहुत पुरानी थी। फिर बाद में इराक पे नाटो देशों ने हमला किया, इराक को तहस-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस दौर में ये ईरान अमेरिका के सपोर्टर था, नाटो के साथ था। मैं अपनी तजुर्बा बता रहा हूँ, हमारे पास जो जानकारी, हम जो सोचते हैं, हम जिस नजरिए से इस जंग को देख रहे हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सहयोगी था ये नाटो का, अमेरिका के साथ था ईरान। कहां कहां से फाइटर जेट उड़ान भरते थे, कहां कहां से अटैक होता था इराक पे, भली भांति मालूम है ईरान को। और मेरे ख्याल से उसी दौर में ईरान को यह भी आभास हो गया होगा कि आज इराक की बारी है, कल हमारी बारी भी होगी। ये लंबा अरसा हुआ, 30-35 साल पुरानी घटना है। लेकिन इतने लंबे अरसे में मेरा ख्याल है कि ईरान ने बहुत सारी तैयारियां की। जो उसको आभास उस वक्त हुआ था कि कल को हमारी भी बारी आएगी, इस वजह से ईरान ने काफी तैयारी कर रखी है। और आज जिस तरह की ईरान हमलावर है, मैं समझता हूं कि जो उसके पास तजुर्बे हैं, इराक का नजारा देख करके, इराक के बर्बाद करके जो तजुर्बा हासिल किया ईरान, उसी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा आज। क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि जहां जहां यूएसए का एयरबेस है, वहीं से अटैक होगा हमारे ऊपर। तो ईरान ने क्या किया, सबसे पहले उन्हीं को उड़ाना शुरू किया। अब वो एयरबेस चाहे सऊदी में हो, दुबई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, बहरीन में हो, जॉर्डन में हो, जहां भी हो, उन्हीं को निशाना बना रहा। अब लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो अरब देशों पे हमला है। हाँ, मैं ये समझता हूं कि जहां पे भी हमला हो रहा, यूएसए का एयरबेस है, तो आजू बाजू और भी लोग होंगे, नुकसान उनका भी होगा, जाहिर सी बात है। तो ईरान का मेन टारगेट है यूएसए का एयरबेस, जहां जहां है उनको तबाह कर रहा हो, ताकि लोकल जहां जहां से हमले की खतरा है उस सबका सफाया कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने नजरिया से देखते हैं, अली खामेनेई साहब की शहादत हुई, मारे गए, तो मेरा ख्याल है कि किसी के मौत पे किसी को जश्न मनाने का अधिकार नहीं होता, हक नहीं होता है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। मौत हुई सामने वाले की, मरना सभी को है। कौन जिन रहने आया है यहाँ पे, हम आज बात कर रहे हैं आपसे, कल हो सकता है कि हम ना रहें। तो मरना सभी को है, तो किसी के मौत पे जश्न नहीं मनाना चाहिए। और दूसरी बात ये जंग जो चल रहा, ये भी एक बिजनेस है।
ये भी एक व्यवसाय है। सारी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका हथियार बनाता है, रसिया हथियार बनाता है, चाइना भी उसी कैटेगरी में आ गया, ये भी हथियार बना रहा। तो इनको अपनी बाजार मजबूत रखनी है, हथियार को बेचना है, तो हथियार बिकेगा कैसे? लोग अगर लड़ेंगे नहीं तो जरूरत किसको है? तो ये जंग उस तरह की जंग नहीं है, ये भी एक तरह का व्यवसाय है। दो देशों को लड़ाते रहो और अपना माल बेचते रहो, तो ये व्यवसाय है। इस व्यवसाय से लोगों को सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। धमकियां तरह तरह के लोग देते रहते हैं कि परमाणु हमला हो जाएगा तो हम इसको उड़ा देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। ये सारा धंधा है, सारा व्यवसाय है। मैं कई रोज से देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ईरान को भी खतरा है। ईरान पहले ही समझ गया कि हमारा भी नंबर आएगा और आ ही गया। लेकिन शायद अमेरिका और इजराइल को भी गुमान नहीं होगा, ईरान इस तरह की भी तैयारी करके रखा होगा। जिस तरह से बयानात आ रहे हैं ईरानी नेताओं के, ईरानी हुक्मरानों के, उससे तो लगता यही है कि ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा है हथियारों का, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है वो। और जब अपने आजू बाजू सारे देशों में जितने भी यूएसए के एयर बेस है, अगर इनको उड़ा देता है, तबाह कर देता है, तो अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा ईरान को टारगेट करना। डायरेक्ट अमेरिका से टारगेट नहीं कर सकता वो। इसी वजह से जगह जगह एयरबेस बना के रखा हुआ है और उन्हीं एयरबेसों को टारगेट कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान के पास काफी लंबा तजुर्बा है जंग का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान जैसे सही है या इजराइल सही है या अमेरिका सही है। ये सारे के सारे इंसानियत के दुश्मन है, एक दूसरे को मार रहे हैं। कैसे इनको सही ठहराऊं मैं? लेकिन ये भी होता है कि खुद को बचाने के लिए हमलावर होना पड़ता है। अब हमारी सरकार, भारतीय सरकार, इंडिया गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है, किधर खड़ा होती है हमारी सरकार? हम तो अपने सरकार के साथ हैं। सरकार की रणनीति सही हो या गलत हो, अगर गलत है तो उसका विरोध भी करेंगे, लेकिन सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो तमाम देशवासियों से अपील करूंगा, और खास करके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं, सरकार उनको पहले सुरक्षित निकाले। जैसे कि इजराइल में करीब करीब 10 से 11-12 हजार लोग हैं हमारे भारतीय, उनको सही सलामत वापस लाया जाए। ईरान में करीब करीब 50-60 हजार लोग हैं, उन्हें भी निकालना चाहिए। हम अपने देश की सरकार से अपील करूंगा, मैं अपने मोदी सरकार से अपील कर रहा हूं, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा हूं कि हमारे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए वहां से, जहां जहां फंसे हुए हैं। बाकी देशों में तो खतरा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ईरान में तो खतरा है, इजराइल में तो खतरा है। जिस तरह से अमेरिका ने अपने लोगों को निकल जाने का हुक्म दिया है, अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया कि अरब देशों में चाहे अब जहां भी हो सुरक्षित निकल जाएं। तो मैं अपने सरकार से अपील कर रहा हूं कि अपने लोगों को निकालें, सुरक्षित निकालें। अब किस तरह से निकालें,
ये तो सरकार के ऊपर है, रणनीति किस तरह से बनाती है सरकार। लेकिन जरूरी है कि अपने नागरिकों को पहले निकालें, उसके बाद क्या स्टैंड लेती है सरकार, किसके साथ खड़ी होती है। हम अपने सरकार के साथ हैं, हमारे लोग अपने सरकार के साथ हैं। हमें ना ईरान से वास्ता है, ना अमेरिका से। हम अपनी सरकार के साथ हैं। बस सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस बुलाया जाए। और इस पर सरकार क्या फैसला लेगी, किस तरह के स्टैंड लेती है, तो सरकार के ऊपर है। लेकिन जो लोग रोजगार के लिए गए हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। जो लोग फंसे हुए हैं खास करके इजराइल में और ईरान में। बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी देशों में नुकसान तो है व्यवसायिक। जैसा भी मैंने बताया कि दुबई में अंगूर जा रहा तो वो ठप हो गया, प्याज जा रहा था ठप हो गया, तो ये भी नुकसान ही है। और वहां से पेट्रोल नहीं आएगा तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि जंग को जल्द से जल्द रुकवाया जाए, बंद करवाया जाए और अपने लोगों को सुरक्षित किया जाए। तकलीफें सभी को होती है। जब दो देश लड़ेंगे तो उसमें तकलीफें आजू बाजू सभी को होती है। तो इसलिए जो लोग इस तरह के अफवाह फैलाते हैं, जश्न मनाते हैं, ये नादान हैं, बेवकूफ हैं। जंग कोई खेल का मैदान नहीं है। जंग मौत का समंदर होता है। न जाने कितने लोग उसमें समा जाते हैं। गांव के लोग समा जाते हैं, गांव के गांव समा जाता है। लोगों ने देखा नहीं है। जिन लोगों ने देखा नहीं है जंग को करीब से, वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि ईरान भी अब गाजा बनने वाला है। तो मैं इतना ही गुजारिश करूंगा लोगों से कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। जंग का मैदान कोई रंगमंच नहीं है। वहां मौत बरसता है हर पल। जो मरते हैं, आम नागरिक हो या किसी देश के सेना हो, फौजी जवान हो, वो भी इंसान है। मशीन नहीं है, वो भी इंसान है। उनके पीछे भी उनकी परिवार है। लेकिन डटे हैं कि वो अपने देश के प्रति वफादार हैं। चाहे जिस देश की फौजी हो, चाहे जिस देश की सेना हो, वो अपने देश के प्रति वफादारी निभा रहा। वो अपने देश का वफादार नागरिक है, फौजी है, इसलिए वो लड़ रहा। कल को जब जंग हमारे देश से भी होगी, किसी भी देश के साथ, तो हमारे फौजी भी लड़ेंगे क्योंकि देश के लिए लड़ते हैं। तो ये रंगमंच नहीं होता है। तो एक दूसरे की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। नुकसान सभी का होगा। अभी रास्ता बंद होने से आवाजाही सब बंद हो जाएगा। अब यहाँ से माल नहीं जा सकता, वहां से माल नहीं आ सकता। ये सारे देशों का सिस्टम है, एक दूसरे से संपर्क से ही चलता है देश। हम एक दूसरे से जीते हैं। कुछ माल हमारे यहाँ से जाता है, कुछ माल वहां से आता है, तभी सुचारू ढंग से शांतिपूर्वक हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत चीजें, बहुत सारी सामान है, बहुत कुछ है जो हमारे यहाँ नहीं होता है, दूसरे देशों से हम मंगवाते हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारे देश से बाहर देश में जाता है। तो जब जंग चालू होता है तो सारे के सारे व्यवसाय ठप हो जाते हैं। अब पेट्रोल नहीं आएगा तो हमारे यहाँ भी तकलीफें बढ़ेंगी। गाड़ियां कैसे चलेगी, हम कैसे चलेंगे, पैदल तो नहीं चल सकते हैं।
हमारे यहाँ से खनिज पदार्थ नहीं जाएगा वहां पे, तो वहां के लोग खाएंगे क्या? तो समस्याएं सभी के लिए हैं। तो सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दें और प्रेशर बनाए और इस जंग को रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। वो ठीक है कि उसमें हमारा कोई सैनिक नहीं है, ईरान और अमेरिका इजराइल लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान मेरा भी है, नुकसान सभी का है, नुकसान सबसे बड़ा इंसानियत का है। मैं बातें लंबी नहीं करूंगा, मैं वीडियो बनाने इसलिए आया था लोगों को बताना कि हमारे जो बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, हमारे लोग जो अरब देशों में रहते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाऊं, उन तक ये हेल्पलाइन नंबर पहुंचा दूं, इसके लिए मैं वीडियो बनाने आया था। अब बीच में कुछ संदेश और भी दिया मैं, खास करके उन भक्तों के लिए जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, जश्न मनाते हैं। जंग का मैदान है, रंगमंच नहीं है, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और हम भारतीय हैं तो अपने सरकार के साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे देश के हर नागरिक जो अपने देश में है या विदेशों में है, सभी अपने सरकार के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बातें समेट रहा हूं। फिर एक बार, जो लोग विदेशों में हैं, खास करके हमारे बिहार के बिहारवासी हैं, जहां भी हैं, ये हेल्पलाइन जो नीचे चल रहा, इसको देखें, जरूरत पड़े तो इस पर संपर्क करें। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूं, हेल्पलाइन नंबर जो हमारे बिहार सरकार ने जारी किया है, 7217788114, ये हमारे बिहार सरकार का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप जरूरत समझें तो संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।